ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज। वैसे तो मैंने आप सभी को इसे यूट्यूब चैनल पर कई सारी कहानियां जो है वो सुनाई है, लेकिन आज की इस वीडियो में हमारे ही एक भाई हैं जो कि कनाडा में रहते हैं और उनका नाम अमन है और उन्होंने अपने साथ घटी कुछ डरावनी घटनाएं जो है वो मुझे बताई हैं और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को उन्हीं घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज की जो ये वीडियो है वो आपको पसंद आएगी। तो थैंक यू सो मच अमन भाई जी कि आपने अपने साथ घटी डरावनी घटनाओं को मुझे बताया। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए क्योंकि अब वीडियो जो है वो शुरू हो रही है। गलतियां किससे नहीं होती, गलतियां हर कोई करता है और मैंने भी जिंदगी में एक बार गलती करी थी और वो गलती मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उस गलती की वजह से मेरी जिंदगी के 3 साल बहुत ही ज्यादा भयानक बन गए। मेरा नाम अमन है और मुझे बचपन से ही भूत प्रेतों में काफी दिलचस्पी रही है। मैंने बचपन में एक बार भूत को देखा भी है। जब मैं छत पर खड़ा था तो मैंने एक काला सा डरावना सा साया देखा और उसे देखने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा सहम गया था। लेकिन उस रात के बाद से मैंने कभी कुछ वैसा नहीं देखा और धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वो जो डर था वो मेरे अंदर खत्म हो गया। मेरे अंदर जो भूत प्रेतों को लेकर दिलचस्पी थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई और वक्त आ गया जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था और मुझे मेरे एक दोस्त ने इल्यूमिनाटी के बारे में बताया। इल्यूमिनाटी एक ऐसी अंडरग्राउंड सोसाइटी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शैतान की पूजा करती है। जब ये बात मेरे दोस्त ने मुझे बताई तो मेरे मन के अंदर कई सारे सवाल उठने लगे और मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्यों भाई, वो सब ऐसा क्यों करते हैं और उन्हें बदले में मिलता क्या है। और फिर मेरे दोस्त ने बताया कि इल्यूमिनाटी सोसाइटी के जो सदस्य होते हैं वो अपनी जो सोल है वो शैतान को बेच देते हैं और बदले में वो जो शैतान होता है वो लोगों को उनकी मनचाही चीज देता है, चाहे वो पैसा हो या फिर फेमस होना हो या फिर कोई और चीज। मुझे बचपन से ही फेमस होने का शौक था। मैं स्टार बनना चाहता हूं और कोशिशें करता रहता हूं और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई करके देखा जाए कि आखिर ये सब सच में होता भी है या सिर्फ ये सारी एक दफियानूसी बातें हैं। मैंने इल्यूमिनाटी के बारे में बहुत सारी रिसर्च करी। आखिर इल्यूमिनाटी कौन होते हैं, वो कैसे ज्वाइन किया जाता है और भी कई सारी चीजें। रिसर्च करते करते मुझे बहुत सारे रिचुअल्स के बारे में पता चला, लाइक स्लीप पैरालिसिस को कैसे ट्रिगर करते हैं और शैतान से कनेक्शन कैसे बनाते हैं और भी कई सारी चीजें। अपनी सोल शैतान को कैसे बेचनी है ये रिचुअल भी मुझे पता चला, लेकिन मुझे उतना यकीन नहीं था। इसलिए एक रात जब मैं अकेला था तब मैंने रिचुअल परफॉर्म करने की सोची। सबसे पहले तो मैं स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस करना चाहता था कि आखिर ये सच में होता कैसे है। मैंने रिचुअल को परफॉर्म किया, लेकिन पहली बार कुछ भी नहीं हुआ, दूसरी बार कुछ भी नहीं हुआ, तीसरी बार भी कुछ नहीं हुआ और मुझे लगा कि शायद ये सारी बातें सिर्फ दफियानूसी हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब मैंने चौथी बार परफॉर्म किया तब स्लीप पैरालिसिस जो था वो ट्रिगर्ड हो गया। मैं अपने शरीर पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और मेरी सिर्फ आंखों की जो पुतलियां थी वो हिल रही थी। मैं आसपास देखने की कोशिश कर रहा था तो मुझे सब कुछ नजर आ रहा था। मैं अपनी आंखों की पुतलियां हिला पा रहा था, लेकिन अपने जो हाथ पैर थे उन पर मेरा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। मुझे अपने आसपास बहुत अजीब और डरावनी चीजें नजर आने लगी, काले साए और भी बहुत कुछ डरावना। जब मैं रिचुअल परफॉर्म कर रहा था तब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कमरे में अकेला हूं, लेकिन जब मैं स्लीप पैरालिसिस में चला गया तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहां अकेला नहीं हूं और भी बहुत सारे लोग
वहां पर हैं और मुझे देख रहे हैं। मुझे काले साए नजर आ रहे थे आसपास और मैं पूरा पसीने से भीग गया था। जैसे तैसे मैं उस स्लीप पैरालिसिस से बाहर आया और मुझे यकीन हो गया कि ये सारी बातें कोई अंधविश्वास या फिर दफियानूसी बातें नहीं हैं। और उस वक्त मेरे अंदर उन चीजों को लेके जो दिलचस्पी थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। मैंने कई ऐसे किस्से सुने थे जिसमें मुझे पता चला था कि सेलिब्रिटी लोग अपनी सोल को शैतान को बेच देते हैं और रातों रात बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हैं। उस वक्त मैं 12th स्टैंडर्ड में था और मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था, मुझे सिर्फ स्टार बनना था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं शैतान को यहां बुलाऊंगा और उससे अपने सोल का सौदा करूंगा। जैसे जैसे रिचुअल में बताया गया था, मैंने एक नमक का पैकेट लिया और पूरा एक स्टार बनाया और हर कोने में एक कैंडल रख दी और बीच में खुद बैठ गया। मैंने खून की कुछ बूंदें उस स्टार के बीचों बीच डाली। मैं शैतान को बुलाने की कोशिश करने लगा। मैं बार बार शैतान को बुलावा दे रहा था। शैतान, मैं तुमसे सौदा करना चाहता हूं। मैं तुम्हें बुला रहा हूं। आओ, आओ। शैतान, मैं तुमसे सौदा करना चाहता हूं। आओ, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। मैं ये सब बोल ही रहा था, तभी अचानक से मेरी जो आवाज थी वो बदल गई। शैतान, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ सौदा करना चाहता हूं। आओ, मेरे पास आओ। मैं आ गया। और जब मैंने ये आवाज सुनी तो मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि शैतान, यहां आओ, मुझे तुमसे सौदा करना है, ये तो मैंने बोला था, लेकिन मैं आ गया, ये मैंने नहीं बोला था। ये मेरे मुंह ने जैसे खुद ही बोला हो। तभी मैं आसपास देखने लगा। रूम की सारी लाइटें ऑफ थी और मोमबत्तियां सिर्फ जल रही थी। तभी मैंने दीवार पर एक शैडो देखी और वो शैडो बहुत ही ज्यादा आकार में बड़ी थी। उस शैडो के सींग निकले हुए थे और उसके हाथ में एक खतरनाक सा हथियार था। मुझे मेरे कानों में एक डरावनी सी हंसी सुनाई देने लगी, जो कि कोई आम हंसी नहीं थी। वो इतनी ज्यादा डरावनी थी कि अगर कोई कमजोर दिल वाला व्यक्ति सुन ले तो उसकी मौत तुरंत हो जाए। उस हंसी को सुनने के बाद मेरी जो हालत थी वो खराब हो गई और मैं पसीने से पूरा भीग गया। मैं अपनी सोचने समझने की जो शक्ति थी उसे खो चुका था और इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने रिचुअल को परफॉर्म करना बीच में ही रोक दिया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैंने चैन की सांस ली और मैं हाफ रहा था। मैंने शीशे में खुद का चेहरा देखा तो मेरा जो चेहरा था वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था और मेरे चेहरे पर खौफ साफ साफ देखा जा सकता था। मैंने उस दिन फैसला कर लिया कि अब मैं कभी भी कुछ भी ऐसा परफॉर्म नहीं करूंगा। और फिर कुछ दिन बीते, तब मैं मिरर के सामने खड़ा था। रात के लगभग 12 बजे हुए थे और मैंने सोचा क्यों ना एक मिरर सेल्फी ले ली जाए, जैसा कि लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट किया करते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी एक सेल्फी ले ही लेता हूं। तो मैंने एक पोज बनाना शुरू किया और मैं 3-4 सेल्फियां लेता रहा। सेल्फीज लेने के बाद तभी मैंने नोटिस किया कि पीछे मेरी शैडो बन रही है और उस शैडो को देखने के बाद मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि वो जो शैडो थी वो मेरी नहीं थी, बल्कि उस शैडो के सींग निकले हुए थे और उसके पंख भी थे। उसके हाथ में एक हथियार भी था और उस शैडो को देखकर मैं समझ गया कि वो शैडो मेरी नहीं है, बल्कि मेरे अंदर जो शैतान है उसकी है। जब मैंने सेल्फीज चेक करी तब उसमें कोई भी शैडो नजर नहीं आ रही थी और मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और मेरी जो नींद थी वो पूरी तरह से उड़ गई थी। रात के 3 बजे तक मैं ऐसा ही बैठा रहा और सोच रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। ये जो मैंने मुसीबत मोल ली है, इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मैं बैठा हुआ था और तभी अचानक से मुझे बेहोशी सी होने लगी। ऐसा जैसे मेरा जो शरीर था वो बेहोश होने लगा। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगी और
मैंने अपने शरीर से अपना जो काबू था उसे खो दिया, और उसके बाद मेरे जो हाथ थे वो अपने आप चल रहे थे। मुझे कुछ भी होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे इतना महसूस हो रहा था कि मेरे हाथ जो थे वो चल रहे थे। और ऐसे ही वक्त बीतता गया, मैं मदहोशी था। जब मुझे होश आया तो मैंने घड़ी में देखा तो सुबह के लगभग 6 बजे हुए थे, और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, क्योंकि अभी तो कुछ देर पहले जब मैं होश में था तब तो रात के 3 बजे थे। अचानक से ये 6 कैसे बज गए? और मैंने अपने सामने देखा तो एक किताब रखी हुई थी, और उस किताब पर चीज़ें लिखी हुई थी। जब मैंने उस किताब को खोल कर देखा तो उस किताब के अंदर शैतान को कैसे अपनी सोल बेचते हैं वो लिखा हुआ था, और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। और उस बुक के लास्ट में लिखा हुआ था, रिटन बाय डेविल। मैंने उस बुक को ख़त्म करने की कोशिश करी, उसे मैंने जलाने की कोशिश करी, उसे मैंने फेंकने की कोशिश करी, लेकिन उस किताब ने कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं उसे कहीं भी फेंक कर आ जाता था, तो मैं जब भी घर में आता था तो वो किताब मेरी अलमारी में मुझे मिलती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए, और एक लड़की जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन उससे मैं अपनी दिल की बात बोल नहीं पाता था, और मैं चाहता था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। लेकिन मुझे कहीं डर था कि कहीं अगर मैं उससे ये बात बोलूं तो वो पता नहीं किस वे में ले लेगी। धीरे धीरे दिन बीते, और मेरा जो प्यार था उस लड़की के लिए वो बढ़ता गया, और एक रात वो जो प्यार था वो पागलपन में बदल गया। मुझे वो लड़की किसी भी हालत में चाहिए थी, और मैंने शैतान से मदद मांगने की सोची और उस रिचुअल को वापस परफॉर्म करने का फैसला किया। उस प्यार के पागलपन में मैंने फिर से उसी गलत रास्ते को पकड़ लिया जिसे मैंने काफ़ी मुश्किल से छोड़ा था। मैंने नमक का पैकेट लिया और फिर से वो जो कोई भी रिचुअल था उसे परफॉर्म करने लगा। जब वो शैतान का साया मुझे वापस दिखा तो मैंने घबराती हुई आवाज में उससे कहा, मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे वो लड़की चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो मुझसे प्यार करने लगे, वो मेरी हो जाए। और यही बोलते बोलते मेरे शरीर में एक अजीब सी कंपन होने लगी, मेरा पूरा शरीर वाइब्रेट करने लगा और मैं वही बेहोश हो गया। मैं फ्रेश हुआ और मैंने ब्रश वगैरह किया और ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गया। तभी मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो जो मैंने देखा, उसे देखने के बाद मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि उस लड़की ने मुझे मैसेजेस किए हुए थे। वो लड़की जो कि मेरी फॉलोइंग रिक्वेस्ट को कभी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उसने मुझे सामने से मैसेज किया हुआ था। और कुछ ही दिनों में हमारी जो बात थी वो बहुत आगे बढ़ गई और उसने सामने से मुझे प्रपोज किया। और जब उसने मुझे प्रपोज किया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और उसके बाद हमारी जो रिलेशनशिप थी वो चलती गई। 3 साल तक मेरी रिलेशनशिप चलती रही, लेकिन उस रिलेशनशिप की मैं बहुत भारी कीमत चुका रहा था। रात के वक्त मुझे स्लीप पैरालिसिस हो जाता था और घंटों तक मैं उसी पोजीशन में अटका रहता था। मुझे आसपास डरावनी चीज़ें नज़र आती थी, बुरी आत्माएं नज़र आती थी। और जब भी मैं रात को कहीं निकलता था तो मुझे सड़कों पर भी मरे हुए लोग नज़र आते थे। उन 3 सालों में मैंने इतना कुछ भयानक और डरावना देख लिया था कि अब मुझे डर लगना ही बंद हो गया है। जिन लोगों की मौत मेरी आंखों के सामने हुई, उन लोगों को भी मैंने अपनी आंखों के सामने इधर से उधर घूमते हुए रात के वक्त देखा है। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि मेरी हेल्थ पर असर पड़ने लगा था और मैं धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा था। ऐसा मुझे महसूस हो रहा था जैसे अंदर ही अंदर मुझे कोई चूस रहा है, मेरी शक्तियों को कोई निचोड़ रहा है। और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं ये सब करना छोड़ दूंगा। और मैंने फिर वो सब जो चीज़ें थी उन सभी से दूरियां बना ली। और धीरे धीरे वक्त बीतता गया। जैसे ही मैंने ये सब चीज़ें करना बंद करी, उसके कुछ ही दिनों बाद से ही मेरी और उस लड़की की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गईं कि वो लड़की जो
मुझसे इतना प्यार करती थी, उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और मुझे वो हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। और मैं समझ गया कि ये सब क्यों हो रहा है। जब तक मैंने उसे शैतान के साथ रिलेशन रखा था, तब तक वो लड़की मेरे पास थी और जो भी मैं कुछ चाह रहा था वो सब हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उन सब चीज़ों से दूरियां बनाई तो वो जो चीज़ें थी वो वापस चली गई। लेकिन मेरी जो हेल्थ थी वो वापस ठीक होने लगी थी और मुझे समझ आ गया था कि ये सब बहुत गलत चीज़ें हैं और इनमें पड़ना बहुत ही ज़्यादा बुरा है। उन 3 सालों को बीते हुए काफ़ी वक्त बीत गया है, लेकिन आज भी मैं सोचता हूँ कि आखिर मैं उस गलत रास्ते पर क्यों चला, और आज भी मुझे अपने फैसलों पर पछतावा होता है। और मैं हर किसी को यही सलाह देता हूँ कि कभी भी किसी भी गलत रास्ते पर ना चले। मेरा नाम शांतनु है। बात उस वक्त की है जब हमारे पिताजी ने एक नई जगह पर ज़मीन ली थी और वो जगह बसी रही थी। धीरे धीरे वहाँ पर जो थे वो घर बनना शुरू ही हुए थे, और जब वक्त बीता तो सभी ने अपने अपने घर बना लिए और हमने भी अपना जो घर था उसे बना लिया और वहाँ पर रहने लगे। शुरुआत के जो कुछ दिन थे वो तो नॉर्मल थे और ऐसे ही वक्त बीतता गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वहाँ पर कुछ अजीब अजीब सा महसूस होता था। जैसे वहाँ जलने की बदबू आती थी। ऐसा लगता था जैसे वहाँ कुछ जल रहा है। और जब भी मैं सोने की कोशिश करता था तो मुझे लोगों के चीखने चिल्लाने की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती थी। शुरुआत के कुछ दिनों में तो मुझे लगा कि शायद मेरा कोई बुरा सपना है और इसलिए मैं इन सभी बातों को इग्नोर कर देता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता तो ये जो चीज़ें थी वो और भी ज़्यादा डरावनी होती गई। जैसे कि रात के वक्त में जब मैं पानी पीने के लिए फ्रिज के पास जाता था और पानी की बोतल निकालता था तो किचन में मुझे कुछ अजीब से काले साए नज़र आते थे, और उन काले सायों को मैं सबसे पहले तो वहम समझकर इग्नोर कर देता था। जब ये सारी चीज़ें मेरे साथ रोज़ होने लगी तब मैं समझ गया कि ये सारी चीज़ें वहम नहीं है। मैं रात के वक्त अपने रूम से निकलने में भी डरने लगा, और हद तो तब हो गई जब मैं रात के वक्त सोया हुआ था और तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बगल में कोई लेटा हुआ है। और उसके बाद जब मैंने अपने बगल में देखा तो मैंने देखा कि एक जला हुआ इंसान, जो कि पूरा जला हुआ था, वो मेरे बगल में ही लेटा था और उसका मुंह मेरी तरफ था। उसका मुंह इतना ज़्यादा भयानक और डरावना था जिसे देखकर मैं चीख पड़ा। मेरी चीख सुनकर मेरे घर के सभी लोग वहाँ आ गए, और जब मैंने उन्हें सारी बातें बताई तब उनके माथे पर पसीना आ गया और सभी ने बताया कि सभी को अजीब चीज़ें जो थी वो महसूस हो रही थी। जैसे मुझे लोगों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी वैसे सबको सुनाई दे रही थी। जैसे मुझे काले साए नज़र आ रहे थे वैसे सबको काले साए नज़र आ रहे थे। और जब भी मैंने बात समझी तब मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ सीरियस इशू है। हमने पड़ोसियों से बात करना शुरू किया, और उसके बाद जब हमने पड़ोसियों से बात की तब हमें पता चला कि हमारी जो फैमिली है वो अकेली नहीं है जो ये सब चीज़ें फेस कर रही है, बल्कि हमारे पड़ोसियों को भी ये सब चीज़ें महसूस हो रही थी। धीरे धीरे हमने और लोगों से बात करी तो हमें पता चला कि हमारा जो एरिया था वहाँ सभी घरों में ये सब अजीब चीज़ें महसूस करी जा रही थी, और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सहमे और डरे हुए थे। सभी को रात में ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें सुनाई देती थीं और जलने की स्मेल आती थी। जब सब कुछ बहुत ही ज़्यादा भयानक होने लगा, सब कुछ बहुत ज़्यादा डरावना होने लगा, तब हमने फैसला किया कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर ये सब माजरा क्या है। तब हमें पता चला कि काफ़ी साल पहले यहाँ पर एक छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन एक दुर्घटना में गांव में आग लग गई और बहुत सारे लोगों की वहीं पर जलकर अपने घर में ही मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा वहीं भटकती है और उन्हीं के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें रात को सुनाई देती हैं। जब मैंने ये सब सुना तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया, और मेरे साथ साथ जितने भी इलाके के लोग थे वो सभी भी बहुत ज़्यादा डर गए। उसके बाद उन सभी ने फैसला किया कि उस इलाके में हवन करवाया जाएगा, और उसके बाद वहाँ पर एक हवन कराया गया, और उस हवन के बाद से सब कुछ ठीक हो गया। कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ, और इस बात को काफ़ी वक्त बीत गया है। लेकिन आज भी जब
मैं सोचता हूँ उस वक्त के बारे में कि आखिर वो जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें थीं, वो काले साए थे, उनके बारे में सोचते ही मैं सहम उठता हूँ और बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता हूँ। स्कूल एक ऐसी जगह जहाँ पर हम अपने बचपन के सबसे हसीन पलों को जीते हैं। वहाँ हमारे कई सारे दोस्त होते हैं और हम उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, खेलते कूदते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर हम पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन क्या हो जब स्कूल में बिताए हुए कुछ पल आपकी ज़िंदगी के सबसे डरावने पल बन जाएं। मेरा नाम मनीष है और मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। बात उस वक्त की है जब मैं सिर्फ 12 साल का था और मेरे स्कूल के बगल में एक ग्राउंड था जो खाली पड़ा रहता था और बच्चे वहां खेला करते थे। एक शाम मैं भी अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था और क्रिकेट खेलते खेलते मेरे एक दोस्त ने ऐसा शॉट मारा कि बॉल सीधा स्कूल के अंदर चली गई और हम सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि आखिर अब क्या किया जाए। बॉल तो अब अंदर चली गई और मैंने अपने दोस्त से कहा, यार ये तूने क्या किया? बॉल अंदर चली गई, अब बता बॉल कैसे लेकर आए? और फिर मेरे दोस्त ने कहा, यार जैसे बॉल करवाएगा बॉलर मैं वैसे ही शॉट मारूंगा ना। अब तू क्या चाहता है, मैं जानबूझ के आउट हो जाऊं? हम सभी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। उस वक्त बॉल की कीमत बहुत ज्यादा होती थी। हम सभी दोस्त थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाते थे तब जाकर एक बॉल आती थी और बॉल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती थी। तभी हम सब देख रहे थे तो एक वॉल के साइड में फेंसिंग जो है वो ठीक से नहीं हुई थी और फिर मैंने अपने दोस्तों से कहा, हे वहां पर फेंसिंग ठीक से नहीं हुई है, हम वहां से इजीली अंदर जा सकते हैं और बॉल लेकर आ सकते हैं। और फिर मेरे दोस्त ने कहा, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? अंदर जान जाएगा कैसे? तू पागल है क्या? मैं नहीं जा रहा। मेरे सभी दोस्त घबराए हुए थे और फिर मैंने कहा, ठीक है फिर अब 1 महीने के लिए क्रिकेट खेलना भूल जाओ, छुट्टियां ऐसे ही बीतेंगी। स्कूल की 1 महीने की छुट्टी है, तब तक स्कूल खुलेगा नहीं और हमारे घर से पैसे मिलेंगे नहीं, तो फिर ये जो बैट है ना, इसी से एक दूसरे का अपना सर फोड़ेंगे 1 महीना, ठीक है ना? हम सभी उदास हो गए और उसके बाद हम वहां से जा ही रहे थे तभी मेरी नजर वही दीवार के पास एक पेड़ पर गई और वो जो पेड़ वाली साइड थी वहां पर जो फेंसिंग है वो नहीं की गई थी और वहां से कोई भी इजीली आ जा सकता था। और फिर मेरे दिमाग में आया, क्यों ना अब वहीं से अंदर जाया जाए। मैंने अपने दोस्तों को ये सब बताया, तब उन्होंने जब वो जगह देखी तो वहाँ फेंसिंग नहीं थी, तो उनके दिमाग में भी आया कि चलो अब अंदर चलते हैं। हम सभी एक एक करके दीवार टाप कर अंदर चले गए और हमने अंदर का जो नज़ारा देखा वो देखकर ही हमारी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि रात के वक्त वो स्कूल इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते थे। सिर्फ अंधेरा ही नज़र आ रहा था। मेरे एक दोस्त ने कहा, यार बॉल तो कहीं नज़र नहीं आ रही, यार ये स्कूल कितना ज़्यादा डरावना है। सुबह सुबह हम तो इधर उधर वेले घूमते रहते हैं, तब तो डर नहीं लगता, अभी देखो कितना डर लग रहा है। और फिर मैंने कहा, चुपचाप से बॉल ढूंढो और निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले कोई गार्ड देख ले हमें। हमने देखा कि वहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर बॉल पड़ी हुई है और हम बॉल की तरफ अपने जो कदम थे उन्हें बढ़ाने लगे। जैसे ही हम बॉल के पास पहुंचे तो न जाने कैसे बॉल जो थी वो लुढ़कती हुई अपने आप ही एक अंधेरी सी जगह में चली गई और उस अंधेरे में कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। मैं और मेरे सभी दोस्त एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और उसके बाद हम सभी सोच रहे थे कि आखिर अब उस अंधेरे में कौन बॉल लेने के लिए जाएगा। हमारे पास कोई टॉर्च या फिर कोई दूसरी चीज भी नहीं थी जिससे हम रोशनी करके देख सके। हम सभी को उस अंधेरे से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और उसके बाद जैसे तैसे हम उस अंधेरे में एक दूसरे का हाथ पकड़ कर गए और हमने बॉल को उठाया। जैसे ही हम पीछे मुड़े तो एक ठंडी सी जो हवा थी वो हम सभी को छू कर निकली और उसके बाद हम दीवार टाप के वापस से स्कूल से बाहर जाने ही वाले थे, तभी हमारा जो एक दोस्त था वो अजीब सी हरकतें करने लगा। एक एक करके हमारे सभी दोस्त जो थे वो दीवार टाप के बाहर आ गए। उसके बाद मैंने देखा कि एक दोस्त जो था वो नहीं आया था। मैं वापस दीवार पर चढ़ा और देखने लगा कि आखिर वो मेरा दोस्त कहाँ गया। और फिर मैंने देखा कि मेरा जो दोस्त था वो स्कूल के अंदर ही खड़ा था और मुझे घूर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने कहा, भाई क्या कर रहा है, जल्दी बाहर आ, इससे पहले कि कोई गार्ड वगैरह देख ले, बाहर आ। मेरे दोस्त ने कोई जवाब नहीं दिया
और मुझे कुछ समझ नहीं आया। और उसके बाद मेरे दोस्त के शरीर में एक अजीब सी कंपन होने लगी और उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मैं चिल्ला पड़ा और उसके बाद मेरा जो दोस्त था वो स्कूल में इधर से उधर पागलों की तरह भागने लगा। मैं यही सोच रहा था कि आखिर इसको हो क्या गया है। मेरे सभी दोस्त बहुत ही ज़्यादा डर गए और तभी हम सभी दोस्त वापस चढ़े और उसके बाद एक जो दोस्त था वो मदद लेने के लिए भागा। हम सभी दोस्त स्कूल के अंदर वापस आए और अपने दोस्त का पीछा करने लगे। हमारा जो दोस्त था वो हाथ ही नहीं आ रहा था। इधर से उधर पागलों की तरह भागते हुए वो बस चिल्ला रहा था। तभी अचानक से वहां पर एक अंकल आए जिनके हाथ में टॉर्च थी और उन्होंने जब हमारे दोस्त को ऐसे इस हालत में देखा तो उन्होंने मेरे दोस्त को पकड़ा और उसे जैसे तैसे शांत किया। वो हम पर चिल्लाने लगे कि इतनी रात को यहाँ पर आने की क्या जरूरत है। हमने उन्हें सारी बातें बताई और फिर उन्होंने कहा, क्या तुम एक बॉल के चक्कर में कहीं भी रात के वक्त घुस जाओगे? हाँ, बेवकूफ कहेंगे। देखो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे दोस्त को देखो कितना बुखार हो गया है। थोड़ी देर बाद हमारा जो दोस्त था वो नॉर्मल हुआ और उसके बाद हम स्कूल से बाहर निकले। वो जो अंकल थे वो स्कूल के गार्ड थे और उन्होंने मुझे बताया कि अब कुछ भी हो जाए, रात के वक्त ऐसी किसी भी खंडहर सी जगह पर, चाहे वो कोई भी जगह हो, स्कूल हो या फिर कुछ भी ऐसी जगह जहां तुम्हें लगे कि नहीं जाना चाहिए, वहां पर मत जाना, वरना ऐसी ही डरावनी चीजें होती हैं। समझे तुम? मैं और मेरे दोस्त इतने ज्यादा डर गए कि हमने शाम के वक्त उस ग्राउंड में खेलना ही बंद कर दिया और उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन आज भी जब मैं याद करता हूं कि मेरा दोस्त कैसे पागलों की तरह वहां भाग रहा था स्कूल में चारों तरफ, तो मेरी हालत खराब हो जाती है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं यही सोचता हूं कि वैसा कोई डरावना पल मेरी जिंदगी में फिर कभी ना आए। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। एक गांव था जहां पर लोग रहा करते थे और उसी गांव में एक ऐसी जगह थी जहां पर लोग कदम रखने से पहले 100 बार सोचते थे। वहां पर लोग रात तो क्या दिन में भी जाने से कतराते थे और वो जगह थी एक हवेली, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वो हवेली एक भूतिया हवेली है और उस हवेली में कई सारे लोगों की आत्माएं रहती हैं। जब ये बात वहां उस गांव में रहने वाले कुछ लड़कों ने सुनी तब उनके मन में कई सारे सवाल उठने लगे और वो पता लगाना चाहते थे कि आखिर उस हवेली में सच में कुछ ऐसा है या फिर ये सारी बातें सिर्फ मनगढ़ंत है। जब उनसे रहा नहीं गया तब उन्होंने एक फैसला किया कि वो रात के वक्त उस हवेली में जाएंगे और वहां पर जाकर पता लगाएंगे कि आखिर सच क्या है। एक रात वो सभी दोस्त अपने घर पर बिना बताए घर से निकल गए और एक चौराहे पर इकट्ठा हुए। एक दोस्त का नाम आकाश, एक का ऋतिक, दूसरे का नितिन था। वो तीनों एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। बचपन से उनकी दोस्ती चली आ रही थी और लोग उनकी दोस्ती की कस्में खाया करते थे। वो तीनों एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। जैसे ही वो उस हवेली के पास पहुंचे और उन्होंने हवेली को ठीक से देखा तो उन्हें समझ आ गया कि ये काम जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि वो हवेली बहुत ही ज्यादा डरावनी और भयानक थी, जिसे देखकर कोई भी मजबूत दिल वाला व्यक्ति डरने पर मजबूर हो जाए। उन तीनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और आकाश ने कहा, क्या हमें वहां जाना चाहिए? और फिर बाकी दोस्तों ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलते हैं। और वो तीनों उस हवेली के अंदर घुस गए। जब वो उस हवेली के अंदर घुसे तब उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वहां हर जगह अंधेरा था
वहां पर मकड़ी के बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। जहां पर भी उनकी नजर जाती तो वहां उन्हें मोटी धूल की परत ही नजर आती और कुछ भी नहीं। उसी मोटी धूल की परत में ही आकाश ने एक अजीब सी चीज देखी। वो चीज एक परछाई थी और वो परछाई अचानक से ही आकाश की आंखों के सामने से ही गायब हो गई। और आकाश ने जब ये बात अपने बाकी दोस्तों को बताई तब उसके बाकी दोस्तों ने कहा, नितिन सुन रहा है ये क्या कह रहा है? इसे काली सी परछाई दिखी। ओ भाई आकाश, तुझे क्या लगता है हम तेरी ऐसी दफियानुसी बातों से डर जाएंगे? अरे मैं डरने वाला नहीं हूं, समझा तू? अभी चल, मजा आएगा। हाँ माना गंदगी है, लेकिन जगह बहुत अच्छी है ना? और फिर आकाश ने कहा, यार जगह तो डरावनी है। खैर और अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर हवेली में क्या क्या है। मैंने सुना है कि कई सालों पहले यहाँ पर एक परिवार रहता था और वो बहुत ही ज्यादा अमीर था, लेकिन आपसी मतभेद की वजह से उन्होंने एक दूसरे की जान ले ली और उनकी आत्मा आज भी इस हवेली में घूमती है। और जब ये बात आकाश के दोस्तों ने सुनी तब उन्होंने कहा, अरे यार ऐसा कुछ भी होता है क्या? चल अंदर चल के देखते हैं। मेरे को पक्का यकीन है ये भूत प्रेत सिर्फ अंधविश्वास है और अंदर चल के हमें कोई भूत प्रेत नहीं मिलने वाला, समझे? चल अब चलते हैं। आपस में बात करते हुए वो तीनों उस हवेली के अंदर घुस गए और उन्होंने हवेली को अच्छी तरह से देखा तो हर जगह गंदगी फैली हुई थी, धूल मिट्टी मकड़ी के जाले और अंधेरा ही अंधेरा। इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। आकाश ने अपनी पॉकेट से एक टॉर्च निकाली और टॉर्च जलाकर इधर उधर मारने लगा ताकि रोशनी में कुछ नजर आए। और वहां पर पुराने पड़े फर्नीचर और धूल मिट्टी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। आकाश ने कहा, यार यहाँ हम आ तो गए, लेकिन मुझे यहाँ कुछ खास नजर नहीं आ रहा। सब कुछ गंदा ही पड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भूत प्रेत है। हाँ, मुझे पहले से ही पता था ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। जब आकाश ये सारी बातें कह ही रहा था तभी उसने एक कोने में टॉर्च को जलाया और उसने वहां पर एक आदमी को खड़ा हुआ देखा जिसका पूरा चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और उसकी जो आंखों की पुतलियां थी वो भी सफेद थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। आकाश ने जैसे ही उस अजीब से आदमी को देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई और जब उसके दोस्तों ने आकाश को चिल्लाते हुए सुना तब आकाश ने कहा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या देखा तूने? और फिर आकाश ने कहा, वहां भी मैंने एक आदमी को देखा और उसका पूरा चेहरा सफेद था और उसकी आंखों की पुतलियां भी पूरी सफेद थी। जब ये बात आकाश के दोस्तों ने सुनी तब उन्होंने कहा, कहां पर? और फिर आकाश ने हाथों से इशारा किया, भाई वहां पर देख, जहां मैंने टॉर्च की रोशनी करी हुई है, वहां देख। और जब आकाश के दोस्तों ने उस जगह देखा तो वहां उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया और आकाश के दोस्तों ने हंसते हुए कहा, क्या यार हमें अंदाजा नहीं था कि तू इतना ज्यादा डरपोक है। यहां पर कुछ भी नहीं है और होगा भी तो तेरा। आकाश ने कहा, नहीं यार, मैंने यहां पर देखा है, यहाँ एक आदमी खड़ा था और उसकी आंखें पूरी सफेद थी, उसका चेहरा भी पूरा सफेद पड़ा हुआ था। मैं सच कह रहा हूं यार। आकाश के दोस्त ने कहा, नितिन यहीं कहीं होगा, देख यहीं कहीं। वो दोनों आपस में ये सारी बातें कर ही रहे थे तभी आकाश ने कहा, अरे वो नितिन कहाँ गया? और आकाश के दोस्त ने यह बात सुनी तब उसने कहा, नितिन अभी तो मेरे साथ ही था। कहाँ गया? तभी उन दोनों की नजर वहां पर सीढ़ियों पर गई तो उन्होंने देखा कि वो जो नितिन था वो बेसुध हालत में चलता हुआ सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। और आकाश ने आवाज लगाई, ओ नितिन वहां कहाँ जा रहा है? और नितिन ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधा चलता रहा। उसने एक एक करके सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। आकाश और उसका दोस्त ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बार बार आवाज लगाने के बावजूद भी नितिन जो था वो जवाब नहीं दे रहा था। और फिर आकाश और उसके दोस्त को समझ आ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है
वो दोनों नितिन को रोकने के लिए उसकी तरफ भागे और सीढ़ियों पर उन्होंने तुरंत चढ़ाई शुरू कर दी। सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद उन्होंने नितिन के कंधे पर हाथ रखा और उसके बाद आकाश ने कहा, क्या हो गया है तुझे? तू ठीक तो है? कहां जा रहा है ऊपर? पागल हो गया है क्या? और फिर नितिन ने पीछे मुड़कर देखा और नितिन की शक्ल देखकर उन दोनों दोस्तों की जो हालत थी वो पतली हो गई। और आकाश और उसके दोस्त ने देखा कि नितिन का चेहरा भी पूरा सफेद पड़ा हुआ था और उसकी आंखों की पुतलियां भी पूरी सफेद थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर आकाश और उसके दोस्त की हालत खराब हो गई। आकाश ने कहा, नितिन नितिन नितिन। तभी नितिन का जो शरीर था उसमें एक अजीब सी कंपन होने लगी और वो अजीब सी आवाज निकालने लगा। ये सुनकर आकाश और उसका दोस्त वहां से भागने लगे और जैसे ही वो दरवाजे की तरफ गए तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। और जब उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें खौफ से चौड़ी हो गई। उन्होंने देखा कि वहां पर पूरा राज परिवार खड़ा था और सभी के हाथों में चाकू थे। उन सभी का चेहरा सफेद था और उनकी आंखों की पुतलियां भी पूरी सफेद थी और वो सभी एक ही बात कह रहे थे, मार देंगे, 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 मार देंगे। उस दिन के बाद से नितिन, आकाश और उसका दोस्त कहां गए इस बारे में कोई पता नहीं लगा पाया। और कई लोगों का कहना है कि आज भी उन तीनों की लाशें उसी हवेली में सड़ रही है और उन तीनों की आत्मा भी उसी हवेली में हमेशा के लिए कैद हो गई हैं। और जो कोई भी उस हवेली के आसपास से रात के वक्त गुजरता है तो वहां पर उन्हें 3 लड़के नजर आते हैं जो कि गुजरने वाले लोगों को उस हवेली से दूर रहने की सलाह देते हैं।